नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा, अच्छा और स्वस्थ और खुशहाल होगा डियर। आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के 35 क्वेश्चनों की, टॉप 35 क्वेश्चनों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, बाल मनोविज्ञान का ये एक ऐसा वीडियो है आपको जो आपके ज्ञान को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और यहाँ से आपको प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे डियर। तो जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो संज्ञानात्मक आप जानते हैं ये बौद्धिक विकास की बात कर रहा है डियर। और संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप बताएंगे जीन पियाजे हैं। और जो इनका सही क्षेत्र है वो कौन सा है? ये बीएस ब्लूम के अनुसार पूछा जा रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र डियर। बीएस ब्लूम, जिन्होंने 1956 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और बीएस ब्लूम जिन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम बताया है वो बताया है ज्ञान, प्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो आप क्या मारेंगे? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यानी कि जो इसका डी ऑप्शन है एकदम सही है। अब ब्लूम ने 3 पक्ष बताए थे, ये उसी का एक पक्ष है संज्ञानात्मक क्षेत्र। उन्होंने भावनात्मक क्षेत्र भी बताया और क्रियात्मक क्षेत्र भी बताया है डियर। तो ये बीएस ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र था, 1956 में इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि पहले हम बालक को ज्ञान मुहैया कराएंगे, फिर अवबोध कराएंगे, उसका बोध कराएंगे, फिर उसका प्रयोग कराएंगे, फिर विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण करेंगे, देन इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी या वांछनीय सूचना देने वाला। तो जो अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है वो स्वेच्छाचारी नहीं है डियर, क्योंकि टीचर अगर अपने ही हिसाब से सारा कार्यक्रम करेगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा, तो वो शिक्षण पद्धति को सही रूप से इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमें जो है अपने अनुसार नहीं बल्कि बालक के अनुसार जो है एजुकेशन मुहैया कराना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है सी एकदम बेस्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो जो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत था डियर वो विक्टर ब्रूम ने दिया है। सी ऑप्शन एकदम सही है। लेकिन अगर पूछ ले कि अभिप्रेरणा का जो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है किसने दिया, तब आप मारेंगे अब्राहम मैस्लो। इसका जो सही ऑप्शन है वो सी एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो जो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है वो संबंधित है डियर सामाजिक अंतःक्रिया से। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशलों के स्थानांतरण के लिए जो उपयोगी है वो कौशल अंतरण एक गति है डियर, ना कि कोई उद्देश्य। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण के सूत्र अनिश्चित से निश्चित भी होता है डियर, दृश्य से अदृश्य भी होता है, सरल से कठिन भी होता है, लेकिन निगमन से आगमन नहीं, आगमन से निगमन की ओर होता है डियर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा एकदम, डी फॉर डेनमार्क। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण की बात आई है तो पहले बता दें, माइक्रो टीचिंग का जो वकालत विश्व में किए थे वो किए थे एलन और बुश ने। और अगर भारत में माइक्रो टीचिंग की बात की जाए सूक्ष्म शिक्षण की, तो डी तिवारी ने इसका जो है प्रतिपादन किया था। और भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण का समय निर्धारित किया गया है वो 36 मिनट निर्धारित किया गया है, नोट कर लीजिएगा। और सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो प्रथम पद होता है वो योजना बनाना होता है डियर। पहले हम किसी कार्य को करने के लिए प्लान करते हैं, ये वही योजना बना रहा है। पहले पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे, फिर देन टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक लेंगे, फिर हम उसको रीप्लान, रीफीडबैक, रीटीच के माध्यम से 36 मिनट का ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र है जिसे भारत में लागू किया गया था डी तिवारी के द्वारा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध स्तर के शिक्षण में जो शामिल है डियर वो है अन्वेषण। खोज को हम ज़्यादा वरीयता देंगे, यहाँ पर अनुप्रयोग भी सही हो सकता है ए में, लेकिन खोज जो है खोज आधारित एकदम सुपर माना गया है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही है।
चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बात सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों, ये भी बात सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद है, बिल्कुल सही है। इसके तीनों ही बातें सही हैं डियर। तो डी ऑप्शन में लिखा है ए और बी सी, तो तीनों ही बातें इसकी सही है। शैक्षिक सुधार हम तभी कर पाएंगे जब हम तीनों बातों का पालन करेंगे डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना द्वारा वो अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप क्लास में किसी का नाम लेकर बुलाए कि रमेश, तो रमेश कैसे देखेगा, तो वो ध्वनि संवेदना ही तो करेगा डियर। तुरंत आपकी ध्वनि सुना बोल देगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक डियर, इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बहुत लोग जानते हैं डियर, लेकिन प्राक कभी कभी पूछ लेता है हमें सीधे कंफ्यूजन करने के लिए। तो प्राक की दूसरी अवस्था को कहते हैं डियर, जो कि 2 से 7 साल के मध्य आती है जीन पियाजे की। बी ऑप्शन एकदम सही है, नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो जो बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है वो है भविष्य की योजना की सूझबूझ। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात ये बाल्यावस्था की योजना नहीं है डियर, की भविष्य की योजना की सूझबूझ में लग जाइए तो एडोलसेंस की बात है, किशोरावस्था की बात है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है। तो जो भाषा विकास में अग्रणी माने जाते हैं वो है नोम चोम्स्की। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक में सिद्ध किया है। तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को दिया है अधिगम के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत। इन्होंने बिल्ली पर अपने प्रयोग को दिया था एरर ट्रायल थ्योरी के नाम से अधिगम के सिद्धांत दिए थे थॉर्नडाइक ने। याद कर लीजिएगा, इनके जो है 3 मुख्य नियम है और 5 गौड़ नियम है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। तो जो गिरोह की अवस्था है डियर वो संबंधित है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण से। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन है। तीसरी अवस्था की बात पूछ रहा है। तो पहली संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक अवस्था होती है डियर। तो तीसरी पूछ रहा है तो आप मार दीजिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है। तो जो मनोवैज्ञानिक कारकों में शामिल नहीं होगा डियर वो कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं होगा। प्रेरणा बिल्कुल शामिल होगा, रुचि भी शामिल होगी, अधिगम की इच्छा भी शामिल होगी, लेकिन विषय वस्तु का स्वरूप कोई जरूरी नहीं डियर। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। तो सामाजिक मूल्य जो है, आप समाज में रह रहे हैं, आप सामाजिक मूल्य कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके अगल बगल या आस पड़ोस में कोई विपदा आ गई, किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित हो गई, तो आप कैसे करेंगे सामाजिक मूल्य। तो आप सहायता परक व्यवहार ही तो करेंगे डियर। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण में किसका उदाहरण है। तो जो ये उदाहरण है प्रकार्यात्मक स्थिरता का। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है, ये किसने कहा था। तो वक्र की बात आई है तो पहले वक्र बता देते हैं। वक्र 3 प्रकार की होती हैं, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित। उन्नतोदर में पहले सीखने की गति ऊपर जाती है फिर नीचे आती है डियर, ये उन्नतोदर है। नतोदर में पहले नीचे जाती है फिर ऊपर होती है अचानक। और मिश्रित में कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो ये सीखने के जो है वक्र कहलाते हैं डियर। और ये सीखने का जो अभ्यास है वक्र पर, इसका जो प्रदर्शन है वो एबिंगहॉस ने किया था डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का भी शामिल है, तत्परता का भी शामिल है, लेकिन ये जो साहचर्य स्थानांतरण का नियम है ये मूल नियम नहीं है, यानी कि प्राथमिक नियम नहीं है, बल्कि एक गौड़ नियम है। गौड़ नियम भी 5 बताए थे थॉर्नडाइक ने, उन्हीं में से ये एक है।
बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है ये बिहेवियर पर बल देता है, व्यवहार पर बल देता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, क्रिया प्रसूति अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूति अनुबंधन का जो प्रयोग था 1913 में बीएफ स्किनर ने चूहों पर किया था और इनका जो दूसरा नाम था उसे हम नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, बिल्कुल सही है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ये गलत है। लक्ष्य से उन्मुख नहीं है, लक्ष्य से सन्मुख है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना कैसे होता है? तो कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था डियर कि सीखना क्या है, एक स्वायत्त और यादृच्छिक क्रिया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। कोहलर ने सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किया था। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि सूझ क्या है, ये अचानक आती है डियर। तो स्वायत्त क्या है, यादृच्छिक क्रिया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो जब आप कोई नई भाषा सीखने जा रहे हैं, मान लीजिए आप हिंदी के वक्ता हैं लेकिन आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो संस्कृत सीखने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य स्थापित करेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। सी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र और छात्राएं शामिल होती हैं? तो समावेशी जो कक्षा है ये कहती है कि हमारे यहाँ प्रत्येक बालक जो क्या है वो यूनिक है, यानी कि सामान्य तथा विशिष्ट सारे बालक एक साथ ही शामिल होंगे, एक साथ पढ़ेंगे। ए ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद जो है परिभाषित कर रहा है? तो गणित की बात आई है तो आप सीधे जान गए ये गणना की बात कर रहा है। बी ऑप्शन एकदम सही है। अब गणित जो दोष है इसको जो है डिसकैलकुलिया के नाम से भी जानते हैं। गणित दोष में जो दोष होता है उसे हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं डियर। जितने भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करते हैं अगले प्रश्न की, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशी सफलता है उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है क्षमता जो है समावेशी के लिए सफलता की बात की जा रही है डियर, तो संवेदनशीलता जरूरी होगी। अभिभावक की भागीदारी ना होना गलत है। बिना अभिभावक की भागीदारी अगर नहीं होगी तो बच्चा कैसे इंप्रूव करेगा डियर? विद्यालय से जाने के बाद अभिभावक को अपने बालकों से भी प्रश्नों और उत्तर के माध्यम से संपर्क स्थापित करना बहुत जरूरी है। अलगाव की बात तो कर ही नहीं रहा है। समावेशी मतलब समावेश करना है। क्षमता निर्माण का अभाव तो करना ही नहीं, हमें बालक में क्षमता निर्माण का क्या है उसको इम्प्रूव करना है। तो इसीलिए जो डी ऑप्शन है वही सही है इसका। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो संवेग का जो तत्व नहीं है वो है दैहिक। ए ऑप्शन एकदम सही है। दैहिक कोई संवेग का तत्व नहीं होता डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत बीएफ स्किनर, ये भी एकदम राइट है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है, बिल्कुल सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये क्लार्क हल का नहीं है डियर। समग्र सिद्धांत किसका है? ये गेस्टाल्टवादियों की देन है डियर। समग्र या क्षेत्र सिद्धांत ये किसका है? तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए गेस्टाल्टवादी कौन थे सीखने का जो समग्र सिद्धांत है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के नाम से जुड़ा है, यानी कि फादर ऑफ सुजनन शास्त्र किसे कहते हैं? तो जो सुजनन शास्त्र के जनक हैं वो कहा जाता है फ्रांसिस गाल्टन को। बी ऑप्शन एकदम सही है। यही गाल्टन महोदय ने सबसे पहले 1885 में बुद्धि शब्द की बात भी की है। आप ये नोट कर लीजिएगा, बिना ना मारिएगा। अगर पूछ ले कि बुद्धि शब्द की बात सबसे पहले किसने की थी तो फ्रांसिस गाल्टन ने की थी 1885 में। और यही जो है व्यक्तिगत विभिन्नता की बात भी सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने ही की थी। नोट करिएगा, एक प्रश्न के साथ हमने आपको 4 बातें बताई, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी?
तो जो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की थी वो की थी काइनन ने। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है व्यक्तित्व की, तो बता दें जो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी है ये यूनानी भाषा के शब्द परसोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो क्रो एंड क्रो का है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जो विद्रोह की भावना है ये पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है डियर। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, लगातार 4-5 दिन से एक ही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बालक को समझ नहीं आ रहा है, वो तनिक भी सीख नहीं पा रहा है, कोई उन्नति नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो सीखने का पठार है, अवरुद्धीकरण है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, तभी तो 46 गुणसूत्र बनते हैं डियर। अब बात आई है गुणसूत्र की, तो बता दें क्रोमोजोम या गुणसूत्र की बात सबसे पहले वाल्टेयर महोदय ने की थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो B.F. स्किनर ने। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? तो जो कोहलर संबंधित थे डियर ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे। डी ऑप्शन एकदम सही है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो बुद्धि का तरल द्रव ठोस सिद्धांत था वो था आरबी कैटल का। ए ऑप्शन में लिखा है कैटल, आप मार दीजिएगा। आरबी कैटल ने बुद्धि के तरल और क्रिस्टलीय प्रतिमान की बात की थी। ये थे डियर आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बाल मनोविज्ञान से थे। आगे आने वाला यूपी टेट और सुपर टेट में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे डियर। ये एक क्लीन स्वीप वीडियो था जिसमें मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन भी किया। अगर मेरे एक्सप्लेन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।